मैं शंकर हूँ। मेरठ के पास दिल्ली हाईवे पर मेरा एक छोटा सा ढाबा है। लोग इसे शंकर ढाबा कहते हैं। मैंने कभी ढाबे का कोई नाम नहीं रखा, बस एक सादा सी जगह है जहाँ ट्रक ड्राइवर और यात्री आते हैं। चाय की केतली से उठता धुआं, दाल की हंडिया और तंदूर से निकलती रोटियों की महक, यही मेरी दुनिया है। सुबह से रात तक मैं यहाँ लोगों की सेवा करता हूँ। कोई कहानी सुनाने वाला मिल जाता है तो कोई चुपचाप खाना खाकर चला जाता है, लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। शाम का समय था, सूरज डूब चुका था और होटल की लाइटें सड़क के किनारे चमक रही थीं। ट्रकों का आना जाना कम हो गया था, लेकिन होटल अभी भी खुला था। कुछ ड्राइवर चारपाई पर बैठे चाय पी रहे थे, उनकी तेज़ आवाज़ें हवा में गूंज रही थीं। अचानक एक मोटरसाइकिल की खड़खड़ाहट ने मेरा ध्यान खींचा। एक नौजवान लड़का, शायद 20 या 22 साल का, मोटरसाइकिल से उतरा। उसके पीछे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी कमर झुकी हुई थी और चेहरे पर बरसों की थकन झलक रही थी। उसने एक पुरानी सी साड़ी पहनी हुई थी जो शायद कभी सफ़ेद होगी, लेकिन अब धूल और धूप ने उसे भूरा कर दिया था। लड़के ने बूढ़ी औरत को होटल के कोने में बिठाया जहाँ एक पुरानी चारपाई पड़ी थी। वो मेरे पास आया और कहा, भाई मेरी माँ का ध्यान रखना, मैं मोटरसाइकिल का पंचर बनवाने जा रहा हूँ, बस आधे घंटे की बात है। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसका चेहरा सादा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। ठीक है भाई, माँ जी को चाय पिलाऊं? मैंने पूछा। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ बस हल्की चीनी कम डालना, माँ को मीठा ज़्यादा पसंद नहीं। वो मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और अंधेरे में गायब हो गया। मैंने बूढ़ी औरत की ओर देखा। वो खामोश बैठी थी, उसकी नज़रें दरवाजे पर जमी हुई थी। मैंने एक नौकर से कहा कि चाय बनाओ और खुद उसके पास जाकर बैठ गया। माँ जी सब ठीक है? मैंने पूछा। उसने गहरी सांस ली। मेरा बेटा प्रकाश कहाँ चला गया? सुबह से हम चल रहे हैं, उसने कहा था, बस आधा घंटा लगेगा। उसकी आवाज़ में चिंता थी, जैसे कोई डर उसके दिल में घर कर गया हो। मैंने दिलासा दिया, माँ जी चिंता ना करो, शायद पंचर की दुकान पर भीड़ हो, आप आराम करो, वो आ जाएगा। समय गुजरता गया। होटल पर यात्री आते रहे, खाना खाते रहे, लेकिन प्रकाश का कोई पता न था। आरती देवी, ये नाम उसने मुझे बाद में बताया। उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार उठकर दरवाजे तक जाती, सड़क की ओर देखती और वापस आकर चारपाई पर बैठ जाती। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। बेटा, मेरा प्रकाश मेरा सब कुछ है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं। उसने बात अधूरी छोड़ दी और रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था जो मेरे दिल को छू गया। मुझे अपनी माँ की याद आ गई। मैं 6 साल का था जब वो घर से चली गई थी। पिताजी ने बताया था कि वो हमें छोड़कर किसी और के साथ चली गई, लेकिन उनकी बातों में हमेशा कोई राज छुपा लगता था। जब भी मैं माँ की बात करता, पिताजी चुप हो जाते या बात बदल देते। बरसों से वो दर्द मेरे दिल में दफन था। आरती देवी की आंखों में वही इंतजार देखकर मेरा दिल बैठ रहा था। रात के 2 बज गए। होटल अब लगभग खाली हो चुका था। सिर्फ कुछ नौकर रह गए थे जो बर्तन धो रहे थे। प्रकाश अभी तक नहीं आया। मैंने आरती देवी से कहा, माँ जी आप यहाँ अकेले नहीं रह सकती, मेरे साथ घर चलो, कल सुबह प्रकाश को ढूंढेंगे। वो हिचकिचाई, लेकिन मेरी जिद देखकर मान गई। मैंने होटल बंद किया और उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर घर ले गया। मेरा घर मेरठ के एक छोटे से मोहल्ले में था जहाँ मैं और पिताजी रहते थे। घर पहुँचते ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया। पिताजी, जो रात को अक्सर जागते रहते थे, दरवाज़ा खोलने आए। जैसे ही उनकी नज़र आरती देवी पर पड़ी, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो एक पल के लिए सकते में खड़े रहे, फिर अचानक 2 कदम आगे बढ़े और आरती देवी से लिपटकर रोने लगे। आरती, तुम कहाँ थीं? पिताजी की आवाज़ में बरसों का दर्द घुला हुआ था। मैं हैरान था। पिताजी, ये कौन है? मेरी आवाज़ में गुस्सा और उलझन थी। पिताजी ने मेरी ओर देखा, उनकी आंखें भीग रही थीं। शंकर, ये तेरी माँ है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। माँ? वो माँ जो हमें छोड़कर चली गई थी? वो माँ जिसके बारे में पिताजी ने कभी खुलकर बात नहीं की? आरती देवी ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी रोशनी भी। शंकर मेरा बेटा, उसने धीरे से कहा और अपने हाथ मेरी ओर बढ़ाए। मैं पीछे हट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप तो हमें छोड़कर चली गई थी। मेरा दिल गुस्से और दुख से भर गया था। पिताजी ने सर झुका लिया। शंकर, वो मेरी गलती थी, मैंने इसे घर से निकाल दिया था। तेरी माँ ने कभी हमें छोड़ने की नहीं सोची थी। उस रात हम सब जागते रहे। आरती देवी, मेरी माँ ने अपनी कहानी सुनाई। वो एक सादा सी लड़की थी। जब पिताजी से उनकी शादी हुई, हमारा घर मेरठ के उसी मोहल्ले में था जहाँ हम अब रहते थे। लेकिन पिताजी के भाइयों ने, जो ज़मीन और जायदाद के लालच में थे, माँ के खिलाफ झूठ बोला। उन्होंने पिताजी को कहा कि माँ का किसी और के साथ चक्कर है। पिताजी, जो उस समय गुस्से में थे, माँ को घर से निकाल दिया। मैं उस समय सिर्फ 6 साल का था और मेरी बहन प्रीति 4 साल की। माँ हमें छोड़कर नहीं गई थी, उन्हें ज़बरदस्ती निकाल दिया गया था।
उसके बाद माँ ने अकेले ज़िंदगी गुजारी। वो दिल्ली चली गई जहाँ उसने मजदूरी की, लोगों के घरों में काम किया और प्रकाश को पाला, मेरा सौतेला भाई जो उसकी दूसरी शादी से पैदा हुआ था। लेकिन प्रकाश कहाँ था? उसका गायब हो जाना एक नया राज था। रात गुजर गई लेकिन मेरा दिल बेकरार था। माँ की वापसी ने मेरे दिल के घाव खोल दिए थे और प्रकाश के गायब हो जाने ने एक नया डर पैदा कर दिया था। क्या वो सच में पंचर लगवाने गया था या उसके पीछे कोई और कहानी थी? रात गहरी हो चुकी थी लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरे घर के छोटे से आंगन में जहाँ एक पुराना नीम का पेड़ बरसों से खड़ा था, मैं, पिताजी और आरती देवी यानी मेरी माँ बैठे थे। चांद की हल्की सी रोशनी आंगन में बिखरी हुई थी और माँ की आंखों में वो दर्द अब भी था जो सालों से उसके साथ चला आ रहा था। मैं अभी तक इस घटना से संभल नहीं पाया था कि ये औरत जिसे मैंने शाम तक अजनबी समझा था मेरी माँ है। लेकिन प्रकाश के गायब हो जाने का डर मेरे दिल में एक नई आग भड़का रहा था। वो कहाँ गया था? क्या उसे सच में कुछ हो गया था? शंकर बेटा, मुझे माफ़ कर दे, माँ ने धीरे से कहा। उनकी आवाज़ में प्यार था, जैसे हर शब्द उसके दिल से निकल रहा हो। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मुझे ज़बरदस्ती निकाल दिया गया था। मैंने सिर उठाकर उनकी ओर देखा। तो फिर तुम वापस क्यों नहीं आई? मेरी आवाज़ में गुस्सा था लेकिन उससे ज़्यादा दर्द। तुम जानती थी कि हम यहाँ हैं। मेरठ इतना बड़ा शहर तो नहीं कि तुम हमें ढूंढ ना सकती। पिताजी ने सिर झुका लिया। शंकर, इसमें तेरी माँ की गलती नहीं, ये सब मेरी गलती थी। उनकी आवाज़ भारी थी, जैसे बरसों का बोझ उनके शब्दों में समाया हो। क्या गलती थी? मैंने लगभग चिल्लाकर पूछा। पिताजी, आपने कभी कुछ नहीं बताया। हर बार जब मैंने माँ की बात की आप मौन हो जाते। आप बताएं क्या हुआ था? पिताजी ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। जब तेरी माँ से मेरी शादी हुई हम खुश थे। तुम पैदा हुए, फिर तेरी बहन प्रीति। लेकिन मेरे भाइयों को हमारी खुशी रास नहीं आई। हमारे पास कुछ ज़मीन थी जो मेरे नाम पर थी, वो उसे हथियाना चाहते थे। उन्होंने तेरी माँ के खिलाफ झूठ बोला, कहा कि उसका किसी और के साथ चक्कर है। मैं उस समय जवान था, गुस्सा मेरी अकल पर हावी हो गया। मैंने तेरी माँ को घर से निकाल दिया। माँ ने बात संभाली। शंकर, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम दोनों के पास वापस आ जाऊं, लेकिन तेरे पिताजी के भाइयों ने मुझे धमकी दी। कहा कि अगर मैं वापस आई तो तुमको जान से मार देंगे। मैं एक औरत थी, अकेली बेबस। मैं दिल्ली चली गई। वहाँ मैंने मजदूरी की, लोगों के घरों में बर्तन मांजे, कपड़े धोए। फिर प्रकाश आया। प्रकाश? मैंने पूछा। वो कौन है? माँ ने एक पल के लिए नज़रें झुकाईं। वो मेरा बेटा है, तुम्हारा सौतेला भाई। मेरी दूसरी शादी हुई थी लेकिन वो आदमी भी अच्छा ना निकला। प्रकाश ही मेरी ज़िंदगी की अकेली उम्मीद था। मैं चुप रहा। मेरा दिमाग भूत और वर्तमान के बीच झूल रहा था। माँ जो बरसों से गायब थी अब मेरे सामने बैठी थी, लेकिन प्रकाश कहाँ था? उसके ऐसे चले जाने ने मेरे दिल में एक अजीब सा डर भर दिया था। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण आंगन में फैली, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम न हुई। मैंने माँ से कहा, माँ आप आराम करो, मैं प्रकाश को ढूंढता हूँ। माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। शंकर, वो मेरा सब कुछ है, उसे ढूंढ लाओ बेटा। मैंने सिर हिलाया और मोटरसाइकिल निकाली। मेरठ के छोटे से बाजार में सुबह के समय काफ़ी चहल पहल होती है। मैंने सबसे पहले उस पंचर की दुकान की ओर गया जो हाईवे के पास थी। दुकान का मालिक अरविंद मेरा पुराना दोस्त था। अरविंद, कल रात कोई लड़का मोटरसाइकिल का पंचर लगवाने आया था? मैंने पूछा। अरविंद ने सर खुजाया। हाँ, एक लड़का आया था, शायद प्रकाश नाम था उसका। उसने पंचर लगवाया और चला गया। कहा कि उसकी माँ होटल पर प्रतीक्षा कर रही हैं। फिर वो चला कहाँ गया? मैंने बेचैनी से पूछा। अरविंद ने कंधे उचकाए। पता नहीं भाई, वो तो बस मोटरसाइकिल लेकर चला गया। लेकिन उसने एक पल के लिए रुककर सोचा। एक बात बताऊं, जब वो जा रहा था मैंने देखा कि एक काले रंग की कार उसके पीछे गई। शायद संयोग था, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लगा। मेरा दिल धक से बैठ गया। काली गाड़ी किसकी थी? पता नहीं, अरविंद ने कहा। यहाँ तो गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, लेकिन वो गाड़ी कुछ संदिग्ध सी लगी। मैंने तुरंत बाइक स्टार्ट की और शहर के छोटे से थाने की ओर भागा। वहाँ इंस्पेक्टर विनय से मेरी जान पहचान थी। मैंने उसे सारी बात बताई। शंकर, तुम चिंता ना करो, इंस्पेक्टर विनय ने कहा। हम प्रकाश का पता लगाएंगे। लेकिन तुमने कहा कि वो तेरी माँ का बेटा है, ये बात कुछ गहरी लगती है। क्या कोई पुराना झगड़ा या दुश्मनी तो नहीं? मैंने सर झटका। पता नहीं विनय भाई, लेकिन मेरी माँ बरसों बाद वापस आई हैं। शायद इस बात का कोई संबंध हो। इंस्पेक्टर विनय ने अपने कांस्टेबल को कुछ बोला और मुझसे कहा कि घर जाकर प्रतीक्षा करो, लेकिन इंतज़ार करना मेरे संभव में नहीं था। मैंने सोचा कि खुद ही कुछ सुराग लगाऊं। मैं हाईवे के किनारे वापस आया जहां मेरा होटल था। शायद कोई सुराग मिल जाए। होटल के पास एक छोटा सा पेट्रोल पंप था जहां रात को कुछ लोग अक्सर रुकते थे। मैंने वहां पर काम करने वाले अजय से पूछा कि क्या उसने कल रात कोई काली गाड़ी देखी थी। अजय ने सर झुकाया। हाँ भाई, एक काले रंग की स्विफ्ट रात को यहाँ से रुकी थी। दो आदमी थे, उसमें एक ने पेट्रोल भरवाया और दूसरा फ़ोन पर
किसी से बात कर रहा था। मैंने सुना कि वो कह रहा था, हाँ लड़के को पकड़ लिया, अब बस उस बुढ़िया का इंतज़ार है। मेरा खून खौल उठा। लड़के को पकड़ लिया? मैंने लगभग चिल्लाकर पूछा। अजय, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई भाई? मुझे क्या पता था कि कोई बड़ी बात है, अजय ने बेबसी से कहा। मैंने तुरंत इंस्पेक्टर विनय को फ़ोन किया और ये बात बताई। उन्होंने कहा कि वो सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे, लेकिन मेरा दिल कह रहा था ये कोई संयोग नहीं था। प्रकाश के गायब होने के पीछे कोई बड़ी साजिश थी। शाम हुई, मैं घर वापस आया। माँ आंगन में बैठी प्रार्थना कर रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। शंकर, कोई खबर मिली? उन्होंने पूछा। मैंने सिर झुका लिया। माँ, चिंता ना करो, पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन उसी पल दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शंकर भाई, उसने धीरे से कहा। मैंने हैरत से उसे देखा। तुम कौन हो? उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं प्रीति हूँ, तुम्हारी बहन। प्रीति की आवाज़ ने मेरे दिल को झंझोर दिया। मैं प्रीति हूँ, तुम्हारी बहन? ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग उन्हें समझने से इनकार कर रहा था। प्रीति मेरी बहन, जो बरसों पहले माँ के साथ गायब हो गई थी, वो जो सिर्फ 4 साल की थी जब हमसे दूर हुई थी। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो माँ की आंखों में थी, लेकिन उसके चेहरे पर बरसों की थकन और संघर्ष के निशान साफ दिख रहे थे। प्रीति, मैंने हैरत और शक के मिले जुले भाव से पूछा। तुम यहाँ कैसे? माँ, जो आंगन में बैठी प्रार्थनाएं कर रही थी, अचानक उठ खड़ी हुई। प्रीति मेरी बेटी। उसकी आवाज़ में दर्द और खुशी का एक अजीब सा भाव था। वो दौड़कर प्रीति से लिपट गई और दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रोने लगीं। पिताजी, जो एक कोने में चुपचाप बैठे थे, वो भी उठ खड़े हुए। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। प्रीति, तुम जिंदा हो? उनकी आवाज़ काँप रही थी। मैंने गुस्से से पिताजी की ओर देखा। ये सब क्या हो रहा है? पहले माँ और अब प्रीति। आपने मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताया? प्रीति ने माँ से अलग होते हुए मेरी ओर देखा। शंकर भाई, ये सब एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं यहाँ प्रकाश के कारण आई हूँ। प्रकाश? मेरा दिल धक से बैठ गया। तुम प्रकाश को जानती हो? वो कहाँ है? प्रीति ने गहरी सांस ली। वो खतरे में है और उसके गायब होने का संबंध हमारे गुजरे समय से है। हम सब आंगन से उठकर अंदर चले गए। माँ प्रीति के लिए पानी का गिलास ले आई और हम सब उसके पास बैठ गए। प्रीति ने अपनी कहानी शुरू की। जब माँ को घर से निकाला गया, मैं 4 साल की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। माँ मुझे दिल्ली ले गई, जहाँ उन्होंने मजदूरी शुरू की। लेकिन एक दिन जब मैं 7 साल की थी, हमारे गांव से कुछ लोग आए। वो पिताजी के चाचा के लड़के थे। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती माँ से अलग कर दिया। कहा कि वो मुझे अच्छी ज़िंदगी देंगे, लेकिन असलियत ये थी कि वो ज़मीन के झमेले को ख़त्म करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं उनके पास रहूँगी तो माँ कभी ज़मीन के लिए दावा नहीं करेंगी। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी प्रीति, मेरी बेटी, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग मुझे तुम तक नहीं पहुँचने देते थे। प्रीति ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बचपन से उनके घर में बंद रही। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने उनसे बगावत की। मैं दिल्ली भाग गई और अपनी ज़िंदगी खुद बनाई। मैं एक स्कूल में टीचर बन गई, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मुझे पता चला कि प्रकाश खतरे में है। कैसे? मैंने बेचैनी से पूछा। प्रकाश का इस सबसे क्या संबंध है? प्रीति ने एक पल के लिए रुककर कहा। प्रकाश को पता चल गया था कि हमारे परिवार की ज़मीन, जो पिताजी के भाइयों ने हथिया ली थी, असल में माँ के नाम थी। वो उसे वापस लेने की कोशिश कर रहा था। उसने कुछ कागजात ढूंढ लिए थे, वही कागजात जो साबित करते हैं कि ज़मीन माँ की है। लेकिन चाचा के बेटों को उसकी खबर हो गई। मेरा दिमाग घूम गया। तो तुम कह रही हो कि प्रकाश का गायब होना कोई संयोग नहीं? नहीं, प्रीति ने सर झुकाया। उन्होंने ही प्रकाश का अपहरण किया है। प्रीति की बातों ने मुझे हिलाकर रख दिया। प्रकाश मेरा सौतेला भाई, जिसे मैं अभी तक ठीक से जानता भी नहीं था, हमारे परिवार के एक पुराने झगड़े के कारण खतरे में था। मैंने प्रीति से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि उसका अपहरण किया गया है? प्रीति ने अपना बैग खोला और कुछ कागजात निकाले। ये देखो, ये वही कागजात हैं जो प्रकाश ने ढूंढे थे। उसने मुझे फ़ोन किया था 2 सप्ताह पहले। कहा था कि वो मेरठ जा रहा है माँ के साथ। उसे लगता था कि वो इन कागजात को अदालत में पेश करके ज़मीन वापस ले सकता है। लेकिन कल रात जब वो पंचर लगवाने गया, किसी ने मुझे फ़ोन किया। एक अजनबी आवाज़ थी। उसने कहा कि अगर हमने ज़मीन पर दावा छोड़ दिया तो प्रकाश को छोड़ देंगे। माँ ने एकदम से सर उठाया। मेरा प्रकाश, वो कहाँ है? प्रीति बेटी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ, मैं खुद उसे ढूंढ रही थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम शंकर भाई की होटल पर हो तो मैं तुरंत यहाँ आई। मैंने प्रीति की ओर देखा। तो अब क्या करें? पुलिस को बताएं? प्रीति ने सर हिलाया। पुलिस मदद कर सकती है, लेकिन हमें खुद भी कुछ करना होगा। चाचा के बेटों ने एक बदमाश रंजीत को इस काम के लिए रखा है। वो मेरठ में ही रहता है। रंजीत? पिताजी ने चौंक कर कहा। वो तो मेरठ का सबसे बड़ा बदमाश है। उसके हाथ से तो कुछ भी हो सकता है।
मैंने फैसला किया कि अब इंतज़ार नहीं किया जा सकता। प्रीति, तुम मेरे साथ चलो, हम रंजीत के ठिकाने पर जाएंगे। माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। शंकर बेटा, खतरा है, वो लोग कोई दया नहीं करेंगे। माँ, मैंने कहा प्रकाश मेरा भाई है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। रात के 9 बज रहे थे। प्रीति और मैं बाइक पर मेरठ के उस इलाके की ओर निकले जहाँ रंजीत रहता था। रंजीत का ठिकाना एक पुराने गोदाम में था जो हाईवे से कुछ दूर एक सुनसान इलाके में था। प्रीति ने बताया कि उसे एक दोस्त से इस जगह का पता मिला था। हमने मोटरसाइकिल एक कोने में रोकी और पैदल गोदाम की ओर बढ़े। अंधेरे में गोदाम की लाइटें हल्की हल्की झलक रही थीं। हमने चुपके से खिड़की से अंदर झांका। वहाँ 3 आदमी बैठे थे और उनके सामने प्रकाश हाथ पांव बांधे हुए जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा घायल था लेकिन वो जिंदा था। प्रकाश, प्रीति ने धीरे से कहा, लेकिन मैंने उसे चुप करा दिया। हम अकेले इनसे नहीं लड़ सकते। मैंने चुपके से कहा कि हमें पुलिस को बुलाना होगा, लेकिन उसी पल एक आवाज़ ने हमें चौंका दिया। कौन है वहाँ? एक कड़क आवाज़ गूंजी और हमने देखा कि रंजीत हमारी ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में पिस्तौल थी। मैंने प्रीति का हाथ पकड़ा, उसे खींचकर एक और भागा। हम एक गली में छुप गए लेकिन रंजीत के आदमी हमारे पीछे थे। भागो, मैंने प्रीति से कहा और हम दोनों अंधेरे में दौड़ पड़े। अंधेरे में हमारी सांसों की आवाज़ गली में गूंज रही थी। रंजीत और उसके आदमी हमारे पीछे थे और हम हर पल खतरा बढ़ता जा रहा था। प्रीति का हाथ मेरे हाथ में था और हम दोनों मेरठ की तंग गलियों में भाग रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था लेकिन प्रकाश की जख्मी हालत मेरी आंखों के सामने बार बार आ रही थी। वो मेरा सौतेला भाई था लेकिन उस पल वो मुझे मेरा अपना खून लग रहा था। शंकर भाई, हम क्या करें? प्रीति ने हाँफते हुए पूछा। पुलिस को फ़ोन करते हैं, मैंने कहा और खुद एक कोने में छुप कर अपना फ़ोन निकाला। इंस्पेक्टर विनय का नंबर डायल किया और सारी बात बताई। इंस्पेक्टर विनय, प्रकाश एक गोदाम में है, रंजीत ने उसे बंद कर रखा है, हमारा पीछा हो रहा है, आप जल्दी आइए। विनय ने फौरन जवाब दिया, शंकर तुम लोग सुरक्षित जगह पर छुप जाओ, हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। हमने एक पुरानी दुकान के पीछे शरण ली। रंजीत के आदमियों की आवाज़ें अभी तक आ रही थी लेकिन वो हमें ढूंढ ना सके। प्रीति ने धीमे से कहा, भाई अगर प्रकाश को कुछ हो गया तो माँ कभी सहन नहीं कर पाएंगी। मैंने उसका हाथ दबाया। प्रीति, हम उसे बचा लेंगे, बस हिम्मत रखो। 10 मिनट बाद पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ों ने गली को भर दिया। इंस्पेक्टर विनय और उसके कांस्टेबल ने गोदाम को घेर लिया। मैं और प्रीति छुपकर सब कुछ देख रहे थे। पुलिस ने गोदाम पर धावा बोला और कुछ ही मिनटों में रंजीत और उसके 2 आदमियों को हथकड़ियों में जकड़ लिया गया। मैं और प्रीति गोदाम के अंदर भागे। प्रकाश अब भी ज़मीन पर पड़ा था। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, उसका चेहरा घायल था लेकिन वो होश में था। प्रकाश, प्रीति ने चीखकर उसे गले लगाया। मैंने उसकी रस्सियों को खोला। प्रकाश, ठीक तो हो तुम? मेरी आवाज़ में बेचैनी थी। उसने कमज़ोर सी मुस्कुराहट दी। भाई, तुम कौन हो? मैं शंकर हूँ, मैंने कहा, तेरा भाई। प्रकाश ने हैरत से मेरी ओर देखा लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता प्रीति ने उसे सहारा दिया और हम उसे बाहर ले आए। पुलिस ने प्रकाश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया और रंजीत को हिरासत में ले लिया। अस्पताल में प्रकाश के घावों का इलाज हुआ। उसके घाव गहरे नहीं थे लेकिन वो थक चुका था। माँ और पिताजी भी अस्पताल पहुंच गए। माँ प्रकाश को देखते उसे लिपट कर रोने लगी। मेरा बेटा, मेरा प्रकाश, तुम ठीक हो ना? प्रकाश ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, मैं ठीक हूँ लेकिन वो कागजात वो छीन लेना चाहते थे। इंस्पेक्टर हमारे पास आए। शंकर, रंजीत ने सब कुछ उगल दिया। उसे तुम्हारे चाचा के बेटों राजेश और प्रताप ने हायर किया था। वो ज़मीन के कागजात प्रकाश से छीनना चाहते थे ताकि तुम्हारी माँ कभी दावा ना कर सकें। मैंने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। राजेश और प्रताप, उन्होंने पहले माँ को घर से निकाला और अब प्रकाश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। विनय ने कहा, हाँ, लेकिन अब दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। हमने कागजात भी बरामद कर लिए हैं। ज़मीन कानूनी रूप से तुम्हारी माँ की है। माँ ने गहरी सांस ली। बेटा, मुझे ज़मीन नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों को तुम सब मेरे पास हो, यही काफ़ी है। अस्पताल से वापस घर आते हुए हम सब खामोश थे। प्रकाश अब ठीक था और प्रीति उसके साथ बैठी थी। पिताजी ने रास्ते में कहा, आरती, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया, क्या तुम मुझे कभी माफ़ नहीं कर सकोगी? माँ ने पिताजी की ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द था लेकिन एक अजीब सी सुकून की रोशनी भी। माँ बोली, जो हो गया वो हो गया, अब हम सब एक हैं। घर पहुंचकर हम सब आंगन में बैठ गए। दिवाली का त्यौहार आने वाला था और मोहल्ले में तैयारियों की हल्की सी चहल पहल थी। माँ ने प्रकाश और प्रीति को अपनी ओर खींचा। मेरे बच्चों, अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। मैंने खामोशी से माँ की ओर देखा। बरसों का दर्द और जुदाई अब खत्म हो चुकी थी लेकिन मेरे दिल में एक सवाल अब भी था। माँ, तुमने इतना सब कुछ कैसे सहन किया? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, एक माँ अपनी संतान के लिए सब कुछ सहन कर लेती है। तुम, प्रीति और प्रकाश, तुम तीनों मेरे साथ ताकत हो। कुछ सप्ताह बाद अदालत ने ज़मीन का फैसला माँ के पक्ष में किया लेकिन माँ ने वो ज़मीन बेच दी और उसके पैसों से एक छोटा सा स्कूल खोलने का फैसला किया जहाँ प्रीति बच्चों को पढ़ाती थी। प्रकाश ने भी स्वस्थ होने के बाद अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की। वो इंजीनियर बनना चाहता था और उसकी आंखों में एक नई चमक थी।
मैं अपने होटल पर वापस आ गया, लेकिन अब वो जगह सिर्फ एक होटल नहीं थी, वो मेरी माँ की वापसी की गवाह थी, मेरे परिवार के मिलन की कहानी थी। हर रात जब यात्री आते और चाय की चुस्कियाँ लेते, मैं सोचता कि ज़िंदगी कितनी अजीब है। एक रात ने मेरी सारी दुनिया बदल दी थी। हमारा परिवार जो बरसों से बिखरा हुआ था, अब एक हो गया था। माँ का बलिदान, प्रीति की हिम्मत और प्रकाश की मेहनत ने हमें एक नई उम्मीद दी। चाचा के बेटों को उनके अपराधों की सज़ा मिली और हमने एक नई ज़िंदगी शुरू की। दिवाली के दिन जब हम सब ने मिलकर पूजा की, मेरे दिल में एक सुकून था। सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नई शुरुआत हुई थी। ये कहानी का एक आम इंसान शंकर की कहानी थी, जो अपने परिवार के दर्द और अकेलेपन से गुजरा, लेकिन अंत में उसे न्याय मिला। मेरठ का वो छोटा सा होटल जो कभी सिर्फ यात्री आते थे, अब एक ऐसी जगह बन गया जहाँ एक परिवार दोबारा मिला था। माँ की प्रार्थनाओं, प्रीति की हिम्मत और प्रकाश की मेहनत ने हमें सिखाया कि प्यार और सच्चाई के सामने कोई साजिश नहीं ठहर सकती। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल